जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आज है संडे और आज की इस वीडियो में मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के मैराथन क्लास को लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मद्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के मैराथन का पहला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे लाइव चैट में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू की गई। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दूसरा प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब किया था, तो 1 मई 1939 को। डेट जरूर याद रखिएगा, 1 मई 1939 को। तीसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज की रचना किया गया था। एक पूछा जाता है, इंडिया माई ड्रीम, ये किसकी रचना है, तो ये भी महात्मा गांधी की रचना है। चौथा प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आज के सेट में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। 1854 में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जो भी बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। आगे देखिए, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। चलिए 6 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। अगर आपने मद्य निषेध सिपाही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे आते हैं। तो प्रीवियस ईयर वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक यानी कि WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1944 में हुआ था। आगे देखिए, भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लें। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। तो देखिए दोस्तों, 7वें प्रश्न का आंसर है गोवा में, याद रखिएगा। और कब, तो 1556 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था।
देखिए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका, याद रखिएगा। और बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, यानी कि उदय कब हुआ था, तो याद कर लीजिए 1971 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है तो याद कर लीजिए ये नाइक्रोम होता है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल W होता है। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। और देखिए मध्य निषेध सिपाही की एग्ज़ाम की बात करें तो हमने आपको डेट बताया था 19 मार्च, और हमने साथ में ये भी बताया था कि अगर आपका सेंटर उपलब्ध हो जाता है तो ही 19 मार्च को एग्ज़ाम लिया जाएगा। मैंने आपको कंफर्म डेट नहीं बताया था। तो अब आपका जो मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम होगा मई के फर्स्ट वीक में होगा। तो अब आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय का दुरुपयोग ना करें। और देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम 20 से 25 दिन में तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्ज़ाम के लिए उनको जितनी तैयारी करनी चाहिए नहीं हो पाता है, और ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं बन पाता है, फिर वो पछताते हैं। तो ये एक मौका दिया गया है आप सभी को अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। देखिए हम आपके लिए डेली क्लास उपलब्ध कराते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सब भी ईमानदारी पूर्वक डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। देखिए अगला प्रश्न है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लें। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 21 में बताया गया है। और एक पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 1972 का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है। चलिए 12 के लिए आंसर बताइए, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, और काली मिट्टी का विस्तार जो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा है। अगला प्रश्न है तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। राजस्थान का जो खेतरी बेल्ट है तांबा के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो याद कर लीजिए सी ऑप्शन राजस्थान। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए, और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, याद रखिएगा ये है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। बाकी कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम ये पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हमने आपको काफ़ी बार
प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जाना जाता है। एक पूछा आता है फूलों की घाटी उत्तराखंड, याद रखिएगा। साइलेंट वैली पूछा जाता है तो केरल। आगे देखिए, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? चलिए आंसर बताएंगे 16 के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लाल होता है, याद रखिएगा। और प्रकाश जो है किस प्रकार का ये है तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग, तो इसे भी ध्यान रखें। प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल पूछा जाता है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में जो प्रत्येक आवर्त होते हैं टोटल 7 आवर्त होते हैं इस तरह से। और इसका जो अंतिम सदस्य होता है यहाँ पर ये क्या होता है, तो ये एक होता है अक्रिय गैस। तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो यहाँ पे 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सीएनजी का प्रमुख घटक है मीथेन, और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न है, एथेनॉल कमरे के ताप पर होता है। चलिए आंसर बताइए। एथेनॉल कमरे के ताप पर होता है, तो ये द्रव अवस्था में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप है। आगे देखिए, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए, राजनीतिक दल के निर्माण के लिए भारत में संगठन ये जरूरी है, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता ये भी जरूरी है, राष्ट्रीय हित ये भी जरूरी है। लेकिन भारत में देखिए शिक्षित सदस्यता ये जरूरी नहीं रखता है राजनीतिक दल के निर्माण में। आप लोगों ने भी देखा होगा। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए, जनता पार्टी की सरकार का जो गठन हुआ था 1977 में, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो पूछा जाता है एग्जाम में, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो दोस्तों याद कर लीजिए, राजस्थान। कब? तो 1990 से। आगे बढ़ते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए, नीति आयोग जो है पहले इसके स्थान पर क्या होते थे? योजना आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है,
और ये कब आया है, तो 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। यहाँ पे लिख देते हैं, सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण है और ये कैसे बनता है, तो याद कर लीजिए, बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है व्यंजक चूर्ण। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है, तो देखिए कृषि जो है और वानिकी ये तो प्राथमिक क्षेत्र में है। और डी की बात करें परिवहन, तो ये आता है तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में है। तो सी ऑप्शन जो है विनिर्माण ये आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में। जितने भी उद्योग क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र में, कृषि वानिकी प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यानी परिवहन जो है ये आ गया तृतीयक क्षेत्र में। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। चलिए आंसर बताएंगे, किस पर निर्भर करता है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है। फटाफट से 29 के लिए आंसर बताइए, मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही डायलिसिस थैली बोला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति क्या है। देखिए यहाँ से और भी प्रश्न है, जैसे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन लगभग 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 20.98%, आप मान सकते हैं 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 0.03% है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है। चलिए 31 के लिए आंसर बताइए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन है। तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, आज जो है ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑल, यानी सरकार की नवीन आर्थिक नीति का जो अंग है उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो देखिए सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। भारतीय मानक ब्यूरो है, कौन सी संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रमुख मानकीकरण संस्था है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताइए, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है क्योंकि आज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों का स्कोर करना है। तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मस्तिष्क की जो बाहरी झिल्ली है इसको बोला जाता है ड्यूरामीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। और देखिए, इस प्रश्न को हम आपको 2 से 3 बार बता चुके हैं। चलिए आज फिर से रिपीट कर देते हैं। तो आज याद कर लीजिए, साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन है ये हुआ है कब? तो 1848 में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 1867 में क्या हुआ था आपको याद होगा, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर जो ही बच्चे बी दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है, 1926 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, याद रखिएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था ये 1928 में। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही जवाब है, 1928 में। देखिए यहाँ पे 1881, तो 1881 में नियमित जनगणना होती है, यानी 10 के आधार पर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? चलिए 40 के लिए आंसर बताइए। और प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी जो कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका डेली रिवीजन होता है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? अब देखिए, बहुत बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में आंसर बुध को बता देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य से नहीं पृथ्वी से निकटतम पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा आपका शुक्र। जो भी बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बुध नहीं होगा, क्योंकि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। यहाँ पे 42 का आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में। यीस्ट और मशरूम क्या है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसे भी इम्पोर्टेंट मान के चलिए। यीस्ट और मशरूम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है? तो फफूंदी है। क्या है? आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो यहाँ पे 44 का आंसर क्या हो जाएगा? टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, टॉन्सले ने। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉब्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसको मापने में? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ओजोन परत की मोटाई मापने में। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। तो शॉर्ट में आपको बता दिए, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये सिल्वर है।
यानी कि चांदी है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए शायद ये प्रश्न बिहार फायरमैन में पूछा गया था, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था। तो हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा है ये कौन सा है? तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो प्रकंद, ये हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। संख्या में पूछे तो 24 और जोड़ा में पूछे तो 12, याद रखिएगा। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी ये किसमें उत्पन्न होते हैं? रेड ब्लड सेल। जीवन काल होता है 120 दिनों का। तो यहाँ पे लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। यकृत ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए यहाँ से और भी प्रश्न बनता है, जैसे कि अगर आपसे पूछे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ये मेडागास्कर है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ग्रीनलैंड। आगे देखिए, अपचायक वह पदार्थ है जो क्या करता है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसे ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। पहले भी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सहसंयोजकता में क्या होता है? चलिए 52 के लिए आंसर बताएंगे। सहसंयोजकता में क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी? चलिए 53 के लिए आंसर बताएंगे। और ये प्रश्न खुद मद्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी? वर्ण लेखन जिसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, ट्वेट वैज्ञानिक ने। और बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी, याद रखिएगा 2 हो सकती है। निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? देखिए एक अदिश है, दूसरा सदिश है। अदिश राशि किसे कहेंगे? तो जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कि हो गया आपका दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलते हैं सदिश। और सदिश के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, ये सभी क्या है? सदिश के उदाहरण है। तो यहाँ पे अदिश राशि कौन सा होगा? आवेग, आवेश, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं आवेश। आवेश क्या है? तो आवेश एक अदिश राशि है, विकल्प में दिया गया है। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है आवेश। बाकी आवेग, विस्थापन, वेग ये क्या है? सदिश के उदाहरण है, याद रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। चलिए आंसर बताइए। देखिए स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत होती है और न्यूनतम आप सभी जानते हैं 25 सेंटीमीटर। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। चलिए आंसर बताइए, धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, धमनी में अधिक होता है पीएच मान और शिरा में क्या होता है? कम होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए धमनी में कैसा रक्त होता है? तो शुद्ध रक्त, इसे याद कर लीजिए। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है।
फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो देखिए दोस्तों, फीमर और टिबिया फिबुला इसके बीच कौन सी संधि होती है? तो इसे याद कर लीजिए, कब्जा संधि होती है। याद रखिएगा, कब्जा संधि होती है और इसे हिंज ज्वाइंट भी बोला जाता है। हिंज ज्वाइंट भी बोला जाता है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? चलिए 59 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ब्राज़ील जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और भारत में पूछे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होते हैं। और भारत में नीलगिरी की जो पहाड़ी है इस पर भी कॉफ़ी की खेती की जाती है। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? चलिए दोस्तों आंसर बताइए, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पहले भी हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, महानंदा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबाई है। सीमा सड़क संगठन खालिस्तान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना होती है 1960 में और ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में। मलेशिया की मुद्रा क्या है? चलिए बताइए, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। मलेशिया की मुद्रा हो जाएगा आपका रिंगित। रिंगित क्या है? मलेशिया की मुद्रा है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन में है क्वांचा, तो ये अंगोला की मुद्रा है। याद रखिएगा, क्वांचा जो है अंगोला की मुद्रा है। यूरो की बात करें तो यूरो मुद्रा वाले देश है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली। इन सभी देशों में यूरो चलता है। और पेसो, तो पेसो चलता है अर्जेंटीना, चिली हो गया, कोलंबिया, फिलीपींस, इन सभी देशों में पेसो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिंगित। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। सही आंसर है डी ऑप्शन। खालिस्तान यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, यूएन चार्टर का स्थापना दिवस। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो देखिए सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप। याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है आगा खां कप, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। और हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? तो 70 मिनट। ध्यान रखें, 70 मिनट की अवधि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मनोरंजन। ये जो है संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहा जाता है। अंडमान द्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है, राजधानी कवरत्ती है।
निम्नलिखित किस ग्रंथ में गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? चलिए फटाफट से 68 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात अनटू दिस लास्ट पुस्तक से प्रेरित हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और डी ऑप्शन की बात करें, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस। तो याद रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा रचित है? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पर? तो कुशीनगर में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के लाल किले के दीवाने ए आम में रखा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। और मयूर सिंहासन की बात करें तो इस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो देखिए यहाँ पे जैन धर्म की बात की जा रही है। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, पार्श्वनाथ है। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है प्रथम जैन महासभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और स्थूल भाव की अध्यक्षता में, यहाँ पे लिख देते हैं स्थूल बाहु की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति होती है पाटलिपुत्र में। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, कौन सुल्तान था? तो देखिए ये था कौन? सिकंदर लोदी। सबसे पहले इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में होती है, याद रखिएगा। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कब हुई थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो दोस्तों राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। सही आंसर है ए ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, याद रखिएगा, सिंगापुर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।